अगेन वेलकम क्लास 12th। और आज हम लोग का फोकस मेन होना है चुंबक के विषय में। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो परिभाषा के फॉर्म में हो या फिर किसी न्यूमेरिकल के फॉर्म में। कभी कभी इसका जो थर्ड पार्ट है वो एज अ निगमन के फॉर्म में आता है, डेरिवेशन के फॉर्म में। तो आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आप इसमें कई चीज़ें सीखने वाले हैं। तो विद्यार्थी देखिए, आपका जो टॉपिक होना है ये भू चुंबकत्व के संबंध में है। भू का मतलब जमीन और चुंबकत्व का मतलब है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। निश्चित तौर पर पृथ्वी में चुंबकीय गुण मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो हम लोग का टॉपिक है, इनके अवयव कौन कौन से हैं वो हमें अवयव चेक करने हैं। यू हैव टू चेक हियर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, अब एक्चुअली आपको ये चेक करना है कि जो मैंने बोला भू चुंबकत्व, तो भू चुंबकत्व चुंबकीय गुण हो जाएगा पृथ्वी का, जो कि चुंबक के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर पृथ्वी के भू चुंबकत्व के कुछ प्रमाण आप देख पाएंगे। जैसे आप चेक करें कि जब आप किसी चुंबक को, चुंबक आप सभी विद्यार्थियों ने देखा हुआ है, चुंबक हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना। जब आप किसी चुंबक को उसके ग्रेविटी के अलाउंग, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र के अलाउंग लटकाते हैं, तो ये जो है हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में घटता है। या फिर हम बात करते हैं दिक्पात सुई या दिक्पात सूची, ठीक है ना। तो वहाँ भी अगर आप उसको आप चेक करते हैं तो आप चेक करते हैं कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही ठहरता है। उसमें एक एरो होता है, एक हेड होता है, एक टेल के फॉर्म में होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा की ओर ही स्थिर रहेगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप किसी लौह चुंबकीय पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकीय गुण बृहद पैमाने पर मौजूद होते हैं, इसमें जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, धातुएं होती हैं जिनमें आप लौह चुंबकीय गुणों को देख पाते हैं। मतलब इन पदार्थों के चुंबक आसानी से आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप लोहे की छड़ या फिर निकेल कोबाल्ट की छड़ को ज़मीन के नीचे एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में गाड़ते हैं, तो कुछ दिनों के पश्चात ये जो आपकी छड़ होगी, जो कि लोहे या निकेल या कोबाल्ट की बनी होगी, वो एक चुंबक के रूप में कार्य करने लगती है। मतलब उस लोहे की छड़ के अंदर या कोबाल्ट निकेल की छड़ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये दो ऐसे साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से आप बता सकते हैं कि हाँ, वास्तव में पृथ्वी के भीतर, गर्भ के भीतर कहीं न कहीं कोई चुंबक छिपा हुआ है। थर्ड होता है उदासीन बिंदु का मिलना। विद्यार्थियों, आपने चुंबक देखा हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल के फॉर्म में। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में जाके खत्म होती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और एक वक्र के फॉर्म में, निष्कोण वक्र, मतलब यहाँ जो वक्र बनेगा उसमें कोई एंगल नहीं होगा, और ये कंटिन्यूसली नॉर्थ से निकलेंगी और फाइनली साउथ पे जाके खत्म होगी। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे खत्म होगी। ऐसे तमाम जो आप वक्र बनाते हैं इसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और इन बल रेखाओं में आप ये चेक करते हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप चुंबकीय बल रेखाएं खींचते जाते हैं तो आपको चुंबकीय अक्ष पर, ओके, इसका जो एक्सिस होता है, दो उदासीन बिंदु मिलते हैं। अगर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आप साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, या फिर नॉर्थ पोल बढ़ेंगे इस तरफ। तो ऐसे दो पॉइंट मिलते हैं जहाँ पर चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर जाती है, बिल्कुल फ्री हो जाती है। और फ्री होने का मतलब है कि उस समय जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 3 ऐसे प्रमाण हैं जिनके माध्यम से आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी में वास्तव में चुंबकीय गुण मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि पृथ्वी के भीतर कोई विशाल चुंबक छिपा हुआ है, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के साउथ डायरेक्शन में है, और जिसका साउथ जो पोल होगा वो पृथ्वी के नॉर्थ दिशा की ओर बना होगा, ठीक है ना। तो ये तो भू चुंबकत्व हो गए हैं। अब हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट इस वीडियो को बनाने का है वो है कि आप इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं वो आपको चेक कर लेना है। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 अवयव हैं।
उससे पहला है दिक्पात कोण, ओके। नंबर 2 है नति कोण अथवा नमन कोण। पहला है एंगुलर इंक्लिनेशन, ये दिक्पात कोण है। नंबर 2 नति नमन कोण, एंगुलर डिप, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो लास्ट में थर्ड पॉइंट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। विद्यार्थियों, इन तीनों चुंबकीय जो आपकी प्रॉपर्टी बताई गई है, यदि हम इन तीनों अवयवों का, एलिमेंट्स का प्रॉपरली अध्ययन कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर जाने कि आप उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की पूरी व्याख्या कर ले जाएंगे। You can get complete remarks about the magnetic field at that particular point. ओके, तो ध्यान देंगे, ये जो आपका पहला टॉपिक है दिक्पात कोण, इसको हम लोग अल्फा शो करने वाले हैं। नंबर 2 ये आपका नमन कोण या नति कोण, ये आपका थीटा हो जाएगा। और थर्ड में जो ये जो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग एच, कैपिटल एच से दर्शाने वाले हैं। तो यदि आप पृथ्वी की किसी भी क्षेत्र पर अल्फा, थीटा और एच को प्राप्त कर ले जाते हैं या उसका पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, ओके, तो इसका सीधा मतलब है कि आप जो है उस स्थान पर यू कैन प्रिडिक्ट दैट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब आप निश्चित तौर पर उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये फायदा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। तो हम लोग देखिए तीनों को बारी बारी समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, इनका क्या रोल है, इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, इनका क्या महत्व है, उनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो देखिए पहला आपका दिक्पात कोण है। और दिक्पात कोण आप तभी सीख पाएंगे जब आपको पहले कुछ बेसिक जानकारी होगी। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया चुंबकीय अवोत्तर, भौगोलिक अवोत्तर, इतना आप समझ जाएंगे तो तब आप इसको जो है डेफिनेटली इसकी एक परफेक्ट डिफिनेशन यू कैन मेक। आप एक पूर्ण परिभाषा दिक्पात कोण की तभी बना पाएंगे जब आपको चुंबकीय अवोत्तर, भौगोलिक अवोत्तर की जानकारी होगी। देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है कि यदि आप किसी चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक को यदि आप उसको लटकाते हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग, तो वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ दिशा में नहीं होता है। नंबर 1, अगर मैंने मान लिया कि एक कोना आपका जो है नॉर्थ है, एक कोना आपका साउथ है, जो कि इस प्लेन के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्लेन को देखें, ध्यान दें, ओके। ये जो कोना होगा ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। ये कोना जो होगा ये साउथ हो जाएगा। कौन सा साउथ, कौन सा नॉर्थ? पृथ्वी का। इसको हम कहेंगे भौगोलिक, जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन एंड जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ कोना वो हो गया, साउथ कोना ये हो गया। इन दोनों दिशाओं को मिलाने वाला जो तल होगा, जो प्लेन होगा, वो ये होगा। इसको अब हम नाम देंगे भौगोलिक यामोत्तर, जो कि यहाँ लिखा गया है, ओके। दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। डायग्राम में भी शो किया गया है, मैं भी डायग्राम में भी आता हूँ, पहले ये समझा दूँ, ठीक है। तो ये आपका भौगोलिक यामोत्तर हो जाएगा। एक तल तैयार हो गया, ठीक है ना। अब आप सेकेंड तल पे आ जाएं। सेकेंड तल में क्या होना है, मैंने आपको बताया कि अगर आप चुंबकीय सुई की बात करते हैं, आप बात करते हैं किसी लोहे के चुंबक का, तो लोहे का चुंबक होगा, उसको आप लटकाएंगे धागा बांध के, तो वो नॉर्थ साउथ दिशा में रहता है। या कंपास सुई जो कि एल्युमिनियम की डिबिया के अंदर होती है, ठीक है ना, तो वो भी नॉर्थ साउथ दिशा में रहता है, ठीक। अब ये जो नॉर्थ बनेगा इस चुंबक का, और ये जो साउथ बनेगा चुंबक का, ये दिशा अलग होगी। ये दिशा पृथ्वी के द्वारा बनने वाले उत्तरी दिशा और पृथ्वी के द्वारा बनने वाले दक्षिण दिशा से कुछ अलग होगा। पहले जो आपने एक तल बनाया था वो भौगोलिक यामोत्तर था, जो कि वास्तव में पृथ्वी के उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा को शो करता है। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ, अगर आप चुंबक की बात करते हैं, कंपास सुई की बात करते हैं, तो ये जो है एक स्पेशल डायरेक्शन में ठहरेगा। वो नॉर्थ साउथ है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं जो कि आपने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा वो बाएँ या दाएँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर आपने ये कहा कि ये जो है ये आपका चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर है, जो मैंने पहले बताया था, कलर कर लेते हैं, यह आपका भौगोलिक यामोत्तर, मतलब ये जो तल होगा ये वास्तव में पृथ्वी के उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा को शो करेगा, ठीक।
और जब आपने कंपास सुई को शो किया है तो कंपास सुई का एक नॉर्थ साउथ दिशा होगा, मान लीजिए ये हो गया। अब दोनों ही बिल्कुल ये नहीं होंगे, पैरेलल बिल्कुल नहीं होना है। अगर ये है तो ये थोड़ा सा एंगल चेंज करेगा, है ना, एंगल दोनों के बीच में बनेगा, ऐसे देखेंगे। अब एक्चुअली एक तल ये है, एक तल ये है, इस प्रकार से इनके बीच में एक छोटा सा एंगल बनेगा न्यून कोण के फॉर्म में, जो कि वास्तव में और कुछ नहीं है, यही एंगल आपका दिक्पात कोण होता है। अब आपको इसको डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, तो पृथ्वी तल के किसी भी स्थान पर, पृथ्वी तल के किसी भी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर। चुंबकीय आमोत्तर दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, और भौगोलिक आमोत्तर दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। इनके बीच का जो न्यून कोण होता है उसको हम कहते हैं दिक्पात कोण, उस स्थान पर दिक्पात कोण। तो चेक करेंगे, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय आमोत्तर मतलब दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड भौगोलिक आमोत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन, इनके बीच बनने वाला जो न्यून कोण होता है वो उस स्थान का दिक्पात कोण या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको रटना नहीं है, इसको समझ के चलना है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये मैंने भौगोलिक आमोत्तर मान लिया, ये आपका चुंबकीय आमोत्तर हो गया। इनके बीच जो एंगल बनेगा न्यून कोण, वही जो होगा वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के नाम से जाना जाएगा। तो थोड़ा डायग्राम को चेक कर लेते हैं इधर, ठीक है ना। तो देखिए इस डायग्राम में आपके दो प्लेन शो किए गए हैं। एक प्लेन देखिए ये बना है, चेक करेंगे इसको इस बाउंड्री के द्वारा, ओके, दूसरा प्लेन ये पूरा बना हुआ है, इतना, ठीक। अभी मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा, मैं केवल बात करूँगा अल्फा की, दिक्पात कोण की। तो ये जो बना है चुंबकीय आमोत्तर, पीछे का जो प्लेन बना पूरा चुंबकीय आमोत्तर की दिशा है, जैसे आपने ये दिखाया हुआ है, ठीक है ना। और ये जो सामने वाला है ये आपका पीछे का जो भौगोलिक आमोत्तर और ये सामने का चुंबकीय आमोत्तर। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल आपका हो जाएगा अल्फा, ये यहाँ शो किया गया है। तो भौगोलिक आमोत्तर और चुंबकीय आमोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को हम लोग नाम देंगे अल्फा या दिक्पात कोण। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन जो आपका डिफिनेशन है वो एक्चुअल में इन दोनों आमोत्तर से बना हुआ है। तो अगर बड़े नंबर में 2 नंबर तक, तो आप कोशिश करें कि पहले आप जो है चुंबकीय आमोत्तर भौगोलिक आमोत्तर को बता ले जाएं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करें, ठीक। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 देखिए आपका नत्थ नमन कोण के नाम से एंगल ऑफ डिप होता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप की बात कर लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों क्या होता है कि जब आप किसी कंपास सुई की बात पुनः करते हैं, तो अगर ये कंपास सुई है या फिर कोई दंड चुंबक जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम लटकाया गया है, ठीक है ना। तो अगर ये कंपास सुई है तो डेफिनेटली ये जो डायरेक्शन शो करेगा ये नॉर्थ से ये साउथ बनता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो 2 चीज़ें हैं, ये बिल्कुल नॉर्थ दिशा में नहीं होगा, बिल्कुल साउथ दिशा में नहीं होगा, जिसको आपने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है दिक्पात कोण के द्वारा, मैं चर्चा कर चुका हूँ। अभी हम लोग नमन कोण की बात करेंगे। तो जो आपका इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उनको छोड़ के आप बाकी स्थानों की बात करेंगे तो ये जो सुई होती है बिल्कुल सीधे नहीं होती है। कंपास सुई जो होता है, मैग्नेटिक निडल इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा नहीं होता है, बल्कि ये किसी एंगल पे झुका होता है, चाहे इंक्लाइन हो या डिक्लाइन हो। ओके, चेक करेंगे। ये जो आपका सुई होगा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट कहाँ होगा? केवल भूमध्य रेखा पे होगा या विषुवत रेखा, दोनों एक ही नाम है। भूमध्य रेखा के ऊपर आप गए हैं तो ये सुई ऊपर उठेगी ऐसे, ठीक है ना। और नीचे जाएंगे भूमध्य रेखा के नीचे जो कंट्री जो वहाँ आप जाते हैं तो ये सुई नीचे डिक्लाइन करेगी। ओके, तो ये जो एंगल बनेगा, ओके, एंगल आपको कैसे डिफाइन करना है? एक्चुअली जब आपने चुंबक की बात की तो आप बनाएंगे चुंबकीय आमोत्तर। क्या बनाएंगे? चुंबकीय आमोत्तर। ये बन गया। तो इस चुंबकीय आमोत्तर में चुंबक के द्वारा क्या बना? चुंबकीय आमोत्तर। इस चुंबकीय आमोत्तर में जो आपका ये कंपास सुई है या मैग्नेटिक निडल आपने लिया हुआ है, इस निडल का क्षैतिज दिशा के साथ में बनने वाला कोण। एक्चुअली जैसे ये आपका हो गया कंपास सुई, ओके, और ये आपने दिखा दे, लाल से दिखा दे, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गई। तो मान लीजिए इस स्थान पे कंपास सुई ये दिखाया गया है,
ओके, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका हो जाएगा नतीय नमन कोण थीटा के फॉर्म में। और यही अगर हम लोग नीचे जाएंगे भूमध्य रेखा के नीचे तो वहाँ के देशों में ये होता है, ये कम। लेकिन एंगल देखिए वही बनेगा आपका जो यामोत्तर बताया गया है। कौन सा यामोत्तर? चुंबकीय यामोत्तर। यहाँ पे क्षैतिज लाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बनने वाला जो न्यून कोण है वही एंगल आपका एंगल ऑफ डिप होता है। चेक करेंगे पूरी डेफिनेशन। स्वतंत्रता पूर्व लटकाई गई चुंबकीय सुई। हालांकि जो आप कंपास सुई यूज करते हैं वो पहले से लटका हुआ है। यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखा है ये बेसिकली चुंबक के लिए है। अगर आप चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब लटकाते हैं बिल्कुल बांध के, बिल्कुल बीचों बीच से, है ना, तो वो बेसिकली बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं रहता है, बल्कि कुछ एंगल ऊपर या नीचे के फॉर्म में बनाएगा। किससे बनाएगा? क्षैतिज लाइन के साथ में। तो फ्रीली लटकाई गई या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यामोत्तर में खींची गई क्षैतिज रेखा, चुंबकीय यामोत्तर में खींची गई क्षैतिज रेखा, जो मैंने इसकी बात की ना, ये चुंबकीय यामोत्तर में खींची गई क्षैतिज रेखा ही है, ठीक है ना, के साथ में जो न्यून कोण बनाता है उसे उस स्थान पे हम लोग नति या नमन कोण के नाम से जानते हैं। तो अक्सर बोर्ड में मैं देखता हूँ कि 1 नंबर में 2 नंबर में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, परिभाषा लिखना है और 1-2 बिंदु के जो क्लैरिफिकेशन के हैं वो आपको दिखा देने होंगे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन चेक कर लेंगे आप लोग पुनः, ओके। और उसके बाद आप ये चेक कर लेना कि जो आपने बात किया थीटा की, एंगल थीटा की, तो ये जो निरक्ष पे होगा वो 0 हो जाएगा, ध्रुवों पे 90 हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि आपका जो चुंबकीय जो अक्ष है क्षैतिज रेखा की दिशा के साथ में रिपोर्ट बनाएगा, ये चुंबकीय अक्ष हो जाएगा। ये जो एंगल बनेगा ये आपका थीटा हो जाएगा। ये एंगल कहाँ होना है? ये होना है विषुवत रेखा पर, जिसको हम लोग कहेंगे निरक्ष। इसको याद कर लेना है, चुंबकीय निरक्ष पे थीटा का मान 0 होगा। और जैसे जैसे आप ध्रुवों पे जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये कंपास सुई इस प्रकार से एंगल बनाएगा 90। मतलब जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, नॉर्थ पोल की बात करें तो वहाँ पे आपका सुई इस प्रकार से स्ट्रेट हो जाएगा। और साउथ पोल की बात करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल चेक कर लेंगे, 0 और 90। 0 कहाँ पे होना है? 90 कहाँ पे होना है? बाकी जो आपके प्लेसेस हैं वहाँ पे थीटा का मान 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम हो जाएगा। तो देखिए 2 पॉइंट हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 3rd पॉइंट, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ओके। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखिए ये आपका कंपास सुई चेक कर लेंगे। कंपास सुई मान लीजिए आपने कहीं लटकाया है तो ये ऐसे आ गया, ठीक। अब इसके 2 कंपोनेंट लेके चलने, एक कंपोनेंट मान लीजिए इधर हो गया और एक कंपोनेंट ये नीचे हो गया। ये जो ब्लू से मैंने दिखाया है ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। ये बी की दिशा को शो करेगा, इसका जो पॉइंट है बी की दिशा में हो जाएगा। इसके 2 कंपोनेंट हैं, विद्यार्थी चेक करेंगे। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि क्षैतिज दिशा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा जो है नीचे आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। डायग्राम इसको आप चेक कर सकते हैं। ये जो आप कंपास सुई लगाया गया है मैग्नेटिक निडल, वो कुछ इस प्रकार से शो किया गया है नॉर्थ साउथ दिशा में, ओके। बी की दिशा हो गई, प्रणाली बी हो गया, उसका मापांक हो गया मैग्नीट्यूड। बी को 2 कंपोनेंट शो किए गए हैं। एक कंपोनेंट देखिए ऐसे फॉर्म में दिखाया गया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और दूसरा जो है बी के फॉर्म में है जो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। और देखिए आप ये भी ध्यान के बताते हैं, कई किताबों में BH लिखता है और BB लिखता है, इससे आप कंफ्यूजन ना करें। BB BH का मतलब H के लिए हो जाएगा और BB का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए विद्यार्थियों आपको चेक करना है 3rd पॉइंट, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आपको दिखाना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी को दिखाया गया है, उसका मापांक हो जाएगा 2 कंपोनेंट, 2 अवयव, 2 घटक H और B की फॉर्म में शो किए गए हैं। तो यदि मुझे निकालना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H, कैसे निकालेंगे? आप ट्रायंगल OPQ की बात कर लें,
ओके, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। इसको टारगेट बनाना है, ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार, ये भुजा कर्ण। ओके, तो यदि आप यहाँ से निकालते हैं, अगर आपको निकालना है h का मान, तो ये लंब हो जाएगा, सॉरी ये आधार और ये कर्ण। आधार कर्ण का मतलब क्या, कॉस, ठीक है ना। तो यदि आप यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस लिखते हो, ठीक है ना, तो कॉस बनाएगा क्या, आधार बटे कर्ण। आधार आपका ओपी हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे ओक्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कितना, ओपी का मतलब h और ये हो जाएगा b। तो क्रॉस कर लेंगे, तो क्रॉस करने के मतलब कि h की वैल्यू कितने बन गई, b कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर आप बात करेंगे इसी त्रिभुज में b निकालना है। अगर ये b है तो ये भी b होगा, ध्यान देंगे कितना है ये b। तो यहाँ पे कॉस नहीं का साइन लगा देना है। साइन थीटा निकालोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आप लिखेंगे b बराबर b साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों का अगर वर्ग करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एक और दो का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ बनेगा h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चेक करेंगे दोनों को, बाएं हाथ को जोड़ दिया गया है स्क्वायर करके, तो ये बनेगा b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप लिखेंगे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन दिखाई पड़ेगा आपको b स्क्वायर, ये b स्क्वायर को बाहर निकाल देना है, अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वन हो जाएगा। ओके, तो b स्क्वायर क्या बन गया, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ से आपने निकाल लिया है b की वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ से बनेगा b इक्वल टू रूट बना लेंगे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए आपका तैयार हो चुका है। ये वो फॉर्मूला है जहाँ से आपको परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना संभव हो पाएगा। यू कैन गेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जबकि आपका h की वैल्यू और b की वैल्यू मालूम होगी, दोनों कंपोनेंट अगर मालूम है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के दोनों घटक अगर मालूम है तो आप जो है उस स्थान पर b का मान निकाल सकते हैं। एंगल की बात करते हैं, दोनों को भाग कर लेंगे। ओके, इक्वेशन सेकंड ऊपर और इक्वेशन फर्स्ट नीचे, भाग करें, वन टू भाग किया गया, सेकंड इक्वेशन ऊपर है, फर्स्ट नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है ना। फाइनली b अपॉन h बन जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल नीचे हो जाएगा। ऐसा करने का मतलब कि b भी कर जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको साइन अपॉन कॉस मतलब tan थीटा b अपॉन h शो कर सकते हैं, ठीक है। अब थीटा निकालना है, देन tan इनवर्स b अपॉन h। तो विद्यार्थी ये जो फॉर्मूला बना है tan थीटा का, जो फाइनली थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन h के फॉर्म में शो किया गया है। यहाँ से आपको उस स्थान पर बेसिकली नति नमन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। tan थीटा का मान b अपॉन h शो किया गया है, मतलब अगर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मालूम है, ध्यान देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि आपको पता है तो निश्चित तौर पर आप उस स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान साथ में नति नमन कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, तीन जो मेन एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फा, थीटा, एच। ओके, तो ये देखिए अल्फा, थीटा, एच तीनों को अगर आप शो कर ले जाते हैं, इसका मतलब आपने जो है भू चुंबकत्व के अवयव को दर्शा दिया है। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि भू चुंबकत्व के अवयव का मतलब ऐसे अवयव, ऐसे कंपोनेंट जिनके माध्यम से आप किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय
गुणों की व्याख्या कर सकते हैं या संपूर्ण जानकारी चुंबकीय क्षेत्र की प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन चेक कर लेनी है, दिक्पात कोण, नमन कोण, और ये आपका जो फाइनली एच के फॉर्म में दिखाया गया है, इसको आपको देख लेना है। डायग्राम की प्रैक्टिस 2-3 बार कर लें, है ना। तो देखिए डायग्राम को चेक कर लेना है। भौगोलिक अमोत्तर, चुंबकीय अमोत्तर, आपका नमन कोण, नद्य कोण, दिक्पात कोण, और साथ में दोनों कंपोनेंट बी और एच के फॉर्म में। ये सारा चीज़ आपको दिखाना आना चाहिए, ठीक है ना। और इन पर सवाल आपको लगा लेना है। ओके, सवाल भी पूछे आते हैं, तो ये आप तैयार कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।